सर्वे मेथडोलॉजी कर रहे थे। सर्वे मेथडोलॉजी के अंदर दो टेक्निक्स हैं जिनसे कि सर्वे कंडक्ट किया जाता है। पहले इन दोनों टेक्निक को एक एक करके समझते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूज की। एक होता है जो कि इंटरव्यू देने वाला होता है, एक होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, यानी कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी, राइट। ऐसे जब भी आप कोई इंटरव्यू करते हैं तो इसको बोला जाता है सेल्फ रिपोर्ट। क्या बोला जाता है? सेल्फ रिपोर्ट। ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है कि आप किसी क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, राइट। सो जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स है वो कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं और इसको कंपेयर करूं ऑब्जर्वेशन से, तो ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है? एक सिचुएशन है और उसे आप अक्वायर कर रहे हैं। भाई एक्वायर ही कर रहे हैं ना, एक्विजिशन कर रहे हैं, उसे पिकअप कर रहे हैं, राइट। सो यहां पे मैं अगर रिसर्चर हूं और आप लोग पार्टिसिपेंट हैं, तो आप इस बात को कंट्रोल नहीं कर रहे कि मैं इस बात का मतलब क्या समझूं, इस व्यवहार का मतलब क्या समझूं, ये व्यवहार क्या है। लेकिन यहां पे मैंने अपने रिस्पॉन्स को जितना क्लियर रखना है मैं रख सकता हूं, तो मतलब वही निकलेगा जो बात मैं कहना चाहता हूं। तो यहां पे मतलब वो निकलेगा जो मैं कहना चाहता हूं, और यहां पे मतलब कौन सा निकल सकता है? कोई भी निकल सकता है, देखने वाला निकाल सकता है। तो ये जो मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके अंदर एक ऑटोमेटिसिटी होती है सेंसेस की, कि आप अपनी सेंसेस से इंफॉर्मेशन को, इन्फो को अक्वायर कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब, इसका अर्थ है कि यहां पे रिसर्चर की एजम्पशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। यहां पे रिसर्चर की एजम्पशन का, रिसर्चर क्या सोचता है, इस बात का एक अहम रोल होने वाला है इस जगह पर। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि सेल्फ रिपोर्टिंग, सेल्फ रिपोर्टिंग में बेसिकली पार्टिसिपेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। जैसे ही रिसर्चर ने इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाया, ये डेटा एम्पिरिकल होना बंद कर देता है। समझ में आई बात? ये डेटा एम्पिरिकल कब है? अनुभव के आधार पे क्या है? तो अनुभव उसने वो किया जो बोला गया, जो बोला गया उसके अलावा कुछ भी अनुभव नहीं किया गया है। अगर वो कहता है कि इसका अर्थ ये निकलता है, तो प्रूव करना पड़ेगा पहले उसके किसी प्रीवियस बात से। जो प्रूवेबल है वही आउटकम है। यहां पे क्या है, इस जगह पर क्या है? ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ देखा और जो देखा वो आपको कुछ अन्य अन्य तरीके से नजर आ रहा है, आपको कुछ अन्य तरीके से नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर का अपना एक एजम्पशन भी है, रिसर्चर का अपना एक एजम्पशन भी है। ईद सेलिब्रेट हुई, हाँ, ईद पे बहुत सारे लोग एक जगह पर रोड पर नमाज अदा कर रहे थे। सडनली वहां पे एक सांड आ गया
उसी रोड पे, और सब वहां से भागदड़ भगदड़ मचाने लगे। न्यूज में जब इस बात को लिखा गया तो दो डिफरेंट न्यूज़पेपर ने इसको दो डिफरेंट तरीके से लिखा। उसके बाद उन्होंने नीचे लोगों के कुछ व्यूज भी लिखे। जो मैं बता रहा हूं आपको, एक बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का की रिपोर्टिंग बता रहा हूं कि उन्होंने यहाँ पे ये बड़ा क्लियरली लिखा, मतलब किसी एक व्यक्ति से उन्होंने बात की होगी। अब मेरा मानना है कि रिपोर्टर ने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, लेकिन उसने उसी व्यक्ति की बात क्यों लिखी? रिपोर्टर ने न्यूज छापने से पहले 10 लोगों से बात की, लेकिन उस पूरी न्यूज में उसने 2 लोगों की बात लिखी। क्यों? क्योंकि उसे किसी एक घटना को न्यूज बनाना था। ठीक है, तो उसने जो लिखा वो ये कि कुछ लोगों ने शायद जानबूझ करके सांड को इस दिशा में छोड़ दिया, तो ये हमारी क्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश है। ठीक, चलो एक और मजेदार चीज बताता हूं। मैंने क्या बताया आपको? यहां पे दो जिन लोगों का थॉट था, उन्होंने दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन उनका परसेप्शन क्या था? अलग अलग था। बहुत से लोग अपनी एक रिलीजियस यात्रा लेकर के निकल रहे थे, कुछ लोगों ने उनके साथ में झड़प कर ली। राइट? इस पूरे मुद्दे में शायद ये मुद्दा ही नहीं होता, इस पूरे मुद्दे में शायद ये मुद्दा ही नहीं होता अगर आप किसी के भी धर्म से उसकी पहचान ना करो तो। पर हुआ क्या? न्यूज चैनल्स ने जो लोग अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे उनकी पहचान एक धर्म से की, और जिन्होंने रोकी उनकी भी पहचान एक धर्म से की। और उसके बाद में क्या हुआ? तो जो भी आफ्टर मैथ्स रहे, जो उसके आउटकम रहे, वो आपके सामने है। बात समझ में आई? नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी बात समझ में, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं बात वो है नहीं यहाँ पे। व्हाट यू आर थिंकिंग, दैट इज नॉट द थिंग। 1815 में एक बैठक हुई थी वियना में। इस बैठक को कहते हैं वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का हेड था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक ने एक प्लान बनाया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, क्योंकि इससे पहले एक घटना घटित हुई थी, वो था नेपोलियन, जिसने कि लगभग 80% यूरोप को जीत करके और आपस में दाल चावल मिला दिए थे, खिचड़ी पका दी थी। अब मजबूरी थी इन लोगों की कि किसी ना किसी कारण से इस दाल और चावल को अलग किया जाए। नेशनैलिटी के आधार पे अलग अलग देशों को बांटना था। जर्मनी ने भी कहा कि मुझे भी आजाद कर लो, इटली ने भी कहा कि हम भी एक देश हैं। इन दोनों को आजाद नहीं किया गया, बाकी बहुत सारे देशों को एक अलग नेशन का दर्जा दे दिया गया, इन्हें राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया। इन दोनों ने ही अपने अपने तरीके से शुरुआत की, जिसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं। और दोनों ने कहा कि हम अपना एकीकरण खुद कर लेंगे। कैसी बात थी? बात तो मजेदार थी। जब इन्होंने कहा कि हम अपना यूनिफिकेशन अपने आप कर लेंगे, हम अपनी नेशनैलिटी को पहचानते हैं, एंड वी आर एबल टू डू दैट एंड वी विल बी डूइंग इट। इस समय के बाद लगभग 1870 तक का समय लगा इस नेशनलाइजेशन में, इस यूनिफिकेशन में। 1870 में जर्मनी का एकीकरण किया था प्रशा ने। प्रशा का एक शासक था विल्हेम फोर्थ, और उसके अंडर में वहां का चांसलर था ऑटो वैन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जिस नीति को अपनाया वो थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, यानी कि रक्त और लौह की नीति, जिसका रिजल्ट ये हुआ दैट एक लड़ाई हुई 1870-71 में। इसे कहते हैं सेडना का युद्ध। यूरोप के दो सबसे पावरफुल देश इस वक्त में फ्रांस और ब्रिटेन थे, जिनसे कोई नहीं लड़ता था। मैं इतनी लंबी कहानी तुम्हें किसी कारणवश समझा रहा हूं, क्योंकि इसका इंपैक्ट भी इतना ही लंबा है। तो फ्रांस और
ब्रिटेन से कोई नहीं लड़ता था, वो बहुत पावरफुल थे। बट जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, इसे कहते हैं बैटल ऑफ सेडना। फ्रांस को हरा दिया और उनके दो क्षेत्र एल्सस और लॉरेन को अपने कब्जे में कर लिया। राइट? फ्रांस ने इस बात को हजम करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि एक नया 4 दिन का बना हुआ देश और मेरे को हरा भी दिया और मेरे क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया। इसलिए अब उन्होंने कूटनीतिक चालें चलनी चालू की और ब्रिटेन से जाकर के मिले, रशिया से मिले। इसी तरीके से जर्मनी भी बहुत सारे देशों से मीटिंग कर रहा था, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे होती ही है। न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि ब्रिटेन से फ्रांस ने मिलकर के एक बैठक की और जिसमें कि ये फैसला लिया गया है, ये गुप्त रूप से है और हमें सोर्सेस से पता चलता है कि फैसला ये लिया गया है कि अगर कोई तीसरा देश अगर युद्ध में उतरता है, अगर फ्रांस किसी से युद्ध कर रहा है और कोई अन्य कंट्री अगर उसके अंदर उतरती है, तो ब्रिटेन फ्रांस का साथ देगा। मतलब ये न्यूज़पेपर ये कहना चाहते थे कि फ्रांस जर्मनी पे अटैक करेगा, जब लड़ाई हो रही होगी अगर जर्मनी की तरफ से कोई शामिल हुआ तो ब्रिटेन फ्रांस की तरफ से शामिल हो जाएगा। इसी तरीके की अफवाहें न्यूज़पेपर्स के थ्रू उड़ानी चालू कर दी गई। न्यूज़पेपर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, रिपोर्टर्स ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन का आउटकम लिखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ, ये करवाने वाले न्यूज़पेपर थे और उन्होंने केवल अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी एजम्पशन से प्रभावित कर दिया था, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो एक खराब रिसर्चर की एजम्पशन ऑब्जर्वेशन का इतना नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती है जिसकी की कोई दूर दूर तक मिसाल नहीं दी जा सकती। समझ में आई बात? इट मीन्स ऑब्जर्वेशन को करते समय हमें बिल्कुल एम्पिरिकल रहना चाहिए, क्या नजर आ रहा है, रादर इसका मीनिंग क्या है। हर जगह मीनिंग निकालने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। इसलिए इंटरव्यूज आए। तो इंटरव्यू क्या करते हैं? इंटरव्यू अपने आप में तो बहुत अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? ये बंदा अपने बारे में बता रहा है, ये व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है ना? अपने बारे में कौन खराब बताता है? हाँ, तो इसका मतलब यहां पे डेटा बायस्ड हो सकता है। सो ऐसी स्थिति में अगर हम ऑब्जर्वेशन भी कर लें तो हमें देख करके कंफर्मेशन मिल जाएगा यहां पे। यानी कि एक एक्स्ट्रा मेथड हमारी अंडरस्टैंडिंग में 4 चांद लगा देगा। 4 मत लगाओ, 1 तो लगा ही लो कम से कम। ऑब्जर्वेशन विल हेल्प। तो ऑब्जर्वेशन क्या करेगी? यानी कि एक से ज्यादा मेथड क्या करते हैं? रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो रिलायबिलिटी इसकी भी बहुत अच्छी नहीं है, रिलायबिलिटी इसकी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग देखा जाए तो रिलायबिलिटी इसकी ज्यादा है। इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इंटरव्यू की ज्यादा है, सेल्फ रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी ज्यादा है ऑब्जर्वेशन से। क्या? किसी से भी, क्योंकि वो खुद बोल रहा है ना पार्टिसिपेंट कि मेरे बारे में ये जानो, और इंपीरिकल है, वही सिस्टमैटिक है, वही साइंटिफिक है, वही रिसर्च है। सो दैट्स व्हाई। ठीक, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस, फॉल्स रेप्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए वहां पे जरूरत पड़ती है किसकी? एक अदर मेथड को भी लागू करने की। खैर, ये तो एक बात हुई। इंटरव्यू को अपने आप बारे में खुद कहने दीजिए, इंटरव्यू के बारे में जानिए पहले कि वो होते क्या हैं। तो जब सर्वे किया जाता है, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? यू आर कंडक्टिंग ए सर्वे। व्हेनेवर यू आर कंडक्टिंग इंटरव्यू, यू आर बेसिकली कंडक्टिंग ए सर्वे। राइट? क्लियर है? चलिए, है? यू आर कंडक्टिंग ए सर्वे, यू आर कंडक्टिंग ए सर्वे दैट इन 10 में से कौन सा ठीक बंदा है?
आप ये तरीका नहीं लगाओगे तो क्वेश्चनेयर लगाओगे कि इन 100 में से कौन सा काम का है। डेटा बड़ा है तो आप क्वेश्चनेयर लगा देते हो। डीएसएस भी क्या करता है, आपको क्वेश्चनेयर तो देता है, क्या कर रहा है, सर्वे ही तो कर रहा है, आप में से कौन बेहतर है। ठीक है ना, बस देख क्या रहा है, तुम्हारी परफॉर्मेंस या अचीवमेंट। तो क्या हो गया, अचीवमेंट सर्वे हो गया। ठीक है ना, और अगर तुम्हें ऊंचाई खुदाई करवा करके देखे तो परफॉर्मेंस सर्वे हो गया। राइट। सो इस सर्वे का नाम क्या रखेंगे, एप्टीट्यूड सर्वे रखेंगे, क्योंकि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड की जांच हो रही है कि आप एक जॉब को करने योग्य है या नहीं है। तो इंटरव्यू को अगर हम सर्वेज के अंडर अगर स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो इंटरव्यूइंग, इसीलिए मैंने जो पिछली लाइन बताई उसको पहले समझ लेते हैं। ये एक लाइन में कि इंटरव्यू में सेल्फ रिपोर्टिंग होती है और सेल्फ रिपोर्टिंग पूर्ण रूप से सही नहीं देखी जा सकती, तो इसलिए उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर फैब्रिकेशंस हो सकती हैं, है ना। तो इन फैब्रिकेशंस को छांटने के लिए, रिलायबिलिटी को और बढ़ाने के लिए, फैब्रिकेशंस को खत्म करने के लिए हमें कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है। तो इसलिए इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च नहीं होती, इंटरव्यू एक मेथड के रूप में यूज होता है किसी भी दूसरी रिसर्च के अंदर। तो वो सर्वे रिसर्च होती है जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगी जिसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो एक में मुख्य मेथड के रूप में यूज किया जा सकता है जो कि दूसरे मेथड के साथ काम कर रहा है, एक में टेक्निक के रूप में यूज किया जा सकता है जो कि मुख्य मेथड को सपोर्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो एक जगह मेथड होगा, एक जगह टेक्निक होगा। क्लियर? चलिए, तो इंटरव्यूइंग इज ए फ्रीक्वेंट टेक्निक फॉर गैदरिंग डेटा फ्रॉम पीपल, लोगों से डेटा लेने का एक बढ़िया तरीका है। An interview involves an interviewer reading questions to respondent and recording their responses according to Monet. Monet वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इंटरव्यू को एक बढ़िया मेथड के रूप में चूज किया और बहुत सारी स्टडीज पे लागू किया। इसके आधार पे ये लाइन लिखी हुई है। ये लाइन पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है? इस लाइन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्या इन्फ्रेंस निकल रहा है आपका इस लाइन से। इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? मैं हट जाता हूं। क्या आप न्यूज में जब इंटरव्यू देखते हैं किसी का, तो हमेशा वहां पे इंटरव्यूअर रीड कर रहा होता है इंटरव्यू के क्वेश्चन, या बिना रीड किए भी पूछ सकता है वो? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ही अगला क्वेश्चन होता है, पिछले आंसर से। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले आंसर से जुड़ा हुआ नहीं होता, ऑल ऑफ ए सडन वो कुछ नई चीज पूछ लेता है? ऐसा होता है ना, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अब पढ़ के देखो इसे। मोनेट बात कर रहा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, क्योंकि वो कह रहा है इंटरव्यूअर रीडिंग क्वेश्चंस टू रिस्पोंडेंट्स एंड रिकॉर्डिंग देयर रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब क्या है, पहले से ही उसने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो पढ़ रहा है एक एक करके, आपके रिकॉर्डिंग कर रहा है आपके रिस्पॉन्सेस को। तो इंटरव्यू कैसा हो गया? स्ट्रक्चर्ड हो गया, सेम क्वेश्चंस के आंसर पूछे जा रहे हैं। राइट? अभी अब हम आएंगे इसमें कि इसके तरीके क्या होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड में भी बहुत रूप हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड खुद भी अपने आप में एक प्रकार के इंटरव्यू का रूप है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। एन इंटरव्यू इज ए वर्बल इंटरेक्शन normally face to face, though the telephone may be used, in which an interviewer attempts to obtain information, belief, opinion from another person according to Burns। बताएं क्या समझ में आ रहा है? हंट एंड बर्न्स की बहुत फेमस एक स्टडी है जिसमें से ये है लाइन, बताएं।
इससे क्या पता चलता है लाइन से? ये बात कर रहा है क्वालिटेटिव इंटरव्यू की, इंटरेक्शन है ना, वर्बल इंटरेक्शन। व्हाट इज इंटरेक्शन? इंटरेक्शन तो एक डायलॉजिक फॉर्म में होता है ना, डायलॉग के रूप में होता है, यानी कि दो लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है पिछली वाली बात से अगली वाली बात जुड़ी हुई हो। फिर यहाँ पे बिलीफ, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें ली जा रही हैं, तो इन सारी चीजों से क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो इंटरव्यू है ये काफी हद तक क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए नहीं होंगे, तो ऐसा होगा जो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। चलिए, ये समझना भी है क्योंकि तुम्हें पेपर तो अपने आप समझना है ना, जिस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दिए गए होंगे। एन इंटरव्यू इज एनी फेस टू फेस और वर्चुअल एंगेजमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल विद ए स्पेसिफिक गोल इन माइंड। अब दोनों को हमने जोड़ दिया, कोई स्पेसिफिक गोल को लेकर के जब आप फेस टू फेस या वर्चुअली किसी के साथ में बात करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। तो समझ में आ गया इंटरव्यू क्या होता है? ठीक है। कभी दिया है आप लोगों ने इंटरव्यू? आप में से कौन ऐसा है जिसने कि आज तक इंटरव्यू नहीं दिया है? आपने इंटरव्यू नहीं दिया है आज तक भी? आपने भी नहीं दिया है, आपने भी नहीं दिया है, एंड यू ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरव्यू। घर वालों का तो इंटरव्यू नहीं होती, घर वालों की तो क्लास होती है। तो दो ही चीजें होती हैं, या तो घर में या तो क्लास होती है या तारीख होती है, ठीक है ना। तारीख के तीन रूप होते हैं, तारीख के तीन रूप होते हैं। क्लास तो वो होती है जिसमें कि आपको डांट पड़ेगी, आपको कुछ ज्ञान बांटा जाएगा और भविष्य के लिए चेताया जाएगा, ठीक, ये होती है। या फिर दूसरी क्या होती है, जब तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। तो इसके तीन प्रकार होते हैं। एक घर पे होती है तारीख, एक तारीख होती है जो कि योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आस्क्ड यू टू कम, डेट, हम डेट पे जा रहा हूं, जिस दिन आप फॉग लगा के जाता है ना। और तीसरा कोर्ट की तारीख। तीनों ही बिल्कुल एक तरीके की हैं। जो घर की तारीख होती है उसमें भी गुनाह साबित हो चुका है, जब आप डेट पे जाते हो तो ऑब्वियसली गुनाह साबित ही हो रखा है, तुम चाहे कैसे भी मूड में जाओ तुम्हारी लंका लगने वाली है। और तीसरे वाला जो होता है वो कोर्ट की तारीख, वो तो खैर तुम्हारी बैंड बजी हुई है। तो तीनों में ही बैंड बजी हुई है बेसिकली। तो ये बैंड बजना बड़ा कॉमन है तीनों प्रकार की तारीखों में। एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न वो ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू से जनरली लोग घबराते हैं, यार मैं इंटरव्यू में क्या बोलूंगा, वो क्या पूछेगा। सो जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे ये जिम्मेदारी किसकी है? ये इंटरव्यू लेने वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपको कोजी करे, क्योंकि वो आपसे कंफ्यूजन में कोई भी आंसर नहीं लेना चाहता। तो आपको नॉर्मल करने की पहले जिम्मेदारी किसकी है? इंटरव्यू लेने वाले की है, इंटरव्यूअर की है। इसको ध्यान रखना। मैं किस लिए आपको ये समझा रहा हूं, हमारे अंदर एक नॉर्मल नर्वसनेस होती है, ठीक है। मैं जब पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गया था तो बाहर आने के बाद मुझे नहीं पता था मैंने क्या क्या बोला। पता नहीं था कि मैं हिंदी में बोला या इंग्लिश में बोला, कहां पे मेरी इंग्लिश हो गई थी मुझे नहीं पता चला था। दूसरी, तीसरी, चौथी बार में, मतलब ये अलग अलग पर्पसेस के लिए थे। मैं अपने जीवन के दो सबसे अहम जो इंटरव्यू हैं मैं उनमें सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके अलावा जितने भी खद्दड़ ऊपर नीचे के थे उसमें जिस काम के लिए गया मैं हमेशा सेलेक्ट हो गया। दो ऐसे इंटरव्यू थे जिनमें मैं पास तो हो गया था, वो मेरे जीवन के सबसे जरूरी इंटरव्यू थे, दोनों में पास तो हो गया था दोनों बार, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं।
और बाकी जो कुत्ते बिल्ली वाले जितने भी इंटरव्यू थे मैंने खराब किए, जैसे किए वो सब में सिलेक्शन हो गया। तो कह सकते हैं आप लोग कि मैंने अपने जीवन में जिन इंटरव्यू की सबसे ज्यादा तैयारी की थी वो सबसे खराब गए, और जिनकी सबसे कम तैयारी की थी वो सबसे अच्छे गए। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई वॉज इन एन इंटरव्यू। पिछले साल मैं एक इंटरव्यू में था, और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लोग। 13 लोगों की बेंच थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया। 3 इंटरव्यू हुए 3 डिफरेंट लेवल्स पे, और मुझे पहले ही पता था मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। क्यों पता था मुझे? बिकॉज इंटरव्यू है, इन्हें क्वेश्चन पूछना है, मुझे आंसर देना है। ये मेरे बारे में और कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये ऑफ गार्ड होंगे। ये अपने जीवन का सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन बना करके लाए होंगे ना मेरे से पूछने के लिए, मैं उसका 100-200 बार आंसर कर चुका हूं अपने जीवन काल में। बिकॉज मेरी फील्ड में मेरे को इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और मेरे को इनसे ज्यादा तजुर्बा भी है। सो दे आर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब ऑल दीज 13 आर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो मैं बड़ी कैजुअल फॉर्म में इंटरव्यू देने के लिए गया। मैं ऐसा कोई मतलब बहुत फॉर्मल नहीं था, मैं बहुत कैजुअली इंटरव्यू देने के लिए गया। और जब मेरा पहला इंटरव्यू था तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर एक स्कूल में एक एडोलेसेंस लड़का आपको सिगरेट पीते हुए दिख जाए तो आप क्या करोगे? मैंने कहा इग्नोर कर दूंगा। अब वो 13 लोग इस आंसर के लिए तैयार ही नहीं थे, तो मैं उनकी आंखों और कानों से देख सकता था, धुआं निकल रहा था कि ये क्या आंसर हुआ। बट उससे पहले मेरे 3 टेस्ट हो चुके थे जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट थे। उन टेस्ट में जो मेरा स्कोर था उसके आधार पे वो ये जानते थे कि ये कैंडिडेट जेन्युइन है। तो इसलिए उन्होंने मेरे से इसका कारण पूछा। है कि मैंने कारण वारण एक्सप्लेन कर दिया। मैंने क्या कहा? मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैं अपने जीवन काल में 100-200 बार डील कर चुका हूं, ठीक है? तो फिर मुझे क्या घबराहट होगी उनसे कि वो क्या पूछ लेंगे? तो सैलरी कम दे रहे थे इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया, मतलब डायरेक्टली बता रहा हूँ। हाँ, सैलरी वाज लेस और रेजिडेंस नहीं दे रहे थे वहां पे रहने के लिए। मैं रेजिडेंस के लिए ही बेसिकली मैं उस जॉब को करना चाह रहा था। आई वॉज विलिंग टू डू द जॉब, बिलीव मी। सो इफ आई वुड बी ज्वाइनिंग देयर देन आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग हियर टुडे। कम से कम ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा होता है। कोई भी जॉब थी, एक प्रिंसिपल की पोस्ट थी, ठीक है ना? तो उनके यहाँ पे जो उनका इन कैंपस जो रेजिडेंस है वो उनका कैंपस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल की थी। तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल की थी, ठीक है ना? तो उनका रेजिडेंशियल एरिया बड़ा मजेदार होता है और वहां पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। सो आई थॉट दैट कि मैं अपना ये जो तामझाम है ले जा करके अपने कमरे में रख लूंगा और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले लूंगा, एज वेल एज आई विल बी ज्वाइनिंग एज प्रिंसिपल। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ भी रहा था, बट बाद में पता चला एक तो सैलरी बहुत कम है, तो और दूसरा वो रेजिडेंस नहीं अवेल कर रहे थे। सैलरी भी कम में मैं काम चला लेता, दैट इज नॉट ए मैटर, क्योंकि मुझे पढ़ाना, स्कूल से जुड़े रहना पसंद है। बट रेजिडेंस नहीं है तब तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा जी मैं तो ये तो फिल ही किया था इसीलिए, दैट यू हैड रेजिडेंस फैसिलिटी, अदरवाइज यहाँ मथुरा में कौन रहेगा? एंड आई जस्ट सेड दैट एंड सेड थैंक यू सो मच सर। So they were very much willing to keep me there. और मैं बिना प्रिपरेशन के गया था। सो इंटरव्यू
में सारी जिम्मेदारी इंटरव्यूअर की होती है आपको नॉर्मलाइज करने की। इसके लिए इंटरव्यूअर को पहले प्लान करना पड़ता है इंटरव्यू को। वो जिस तरीके की प्लानिंग करता है उसको बोलते हैं, हाँ बोलो। उन्होंने मुझे नॉर्मल नहीं किया ना, लेकिन लेकिन मुझे नॉर्मल करने की जिम्मेदारी हमेशा से उनकी थी। अगर मैं जा रहा हूं ना और वो मुझसे जो चीज पूछना चाह रहे थे तो मुझे करने की, नॉर्मल करने की जिम्मेदारी उनकी थी। बट देवर, जहां तक उन 13 लोगों की बात है, तो देवर वेरी सबग्रेडेड। तो आप अपने बाप को नॉर्मल थोड़ी करते हो, बाप बेटे को नॉर्मल करता है ना। I knew that I am from education field and they all are from non-educational field. तो मेरे को जाते ही ये पता चल गया था ये साइकोलॉजिस्ट है और ये यहाँ की पहली प्रिंसिपल है और ये ब्रिगेडियर है और ये सारे मेजर और मेजर जनरल बैठे हुए हैं, बिकॉज इतना मेरा साइको एनालिसिस काम कर जाता है। ठीक है ना। तो जैसे ही उसने पूछा कि आप एडोलसेंस के बालक क्वेश्चन में, और अच्छा खासा एक 35 मिनट्स चला, एक 20 मिनट्स चला, एक 13 मिनट्स चला, 3 इंटरव्यू, अच्छा खासा उन्होंने 1 घंटे से ऊपर मेरे से बात की होगी। तो वो मुझे नॉर्मलाइज नहीं कर सकते थे, मैं उनको नॉर्मलाइज कर सकता था। मेरा जो क्वेश्चन है उससे वो अब नॉर्मल हो गए। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, हमेशा इंटरव्यू में क्या होता है, आप इंटरव्यू देखेंगे, जैसे अमित शाह का इंटरव्यू, अगर कोई कोई अगर ऐसा रिपोर्टर ले रहा है जिसने कि अभी 6, 8, 10 महीने पहले अगर ज्वाइन किया है, क्या करेगा अमित शाह? उड़ा के रख देगा उसको, वो संभाल ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो एक लेवल होता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर रहता है ना वो MKO होना चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर्स होना चाहिए, बेटर एम्पावर्ड होना चाहिए, तब वो आपका इंटरव्यू ले सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे नॉलेज बहुत होनी चाहिए इंटरव्यूअर की। ठीक है। अगर उसकी इंटरव्यूअर की अगर नॉलेज ज्यादा नहीं है तो वो कभी भी इंटरव्यूवी को नॉर्मलाइज नहीं कर पाएगा, और बल्कि इंटरव्यूवी उस पर हावी हो जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब मैंने जिस एग्जांपल दिया, तो वो बोर्ड जो था वो एलिजिबल बोर्ड नहीं था मेरा इंटरव्यू करने के लिए। ठीक, क्योंकि वो कौन है, वो है जो कि सेना के अधिकारी हैं। वो स्कूल में मैनेजमेंट या उससे ऊपर लेवल के लोग होने चाहिए जो कि मेरा इंटरव्यू कर सके। मेरा कहने का मतलब है जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू कर सके। मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जिन्होंने कि उनको हंसते खेलते इधर उधर कर दिया होगा। ठीक है ना। तो काउंटर क्वेश्चनिंग जैसा उनके पास में मटेरियल ही नहीं बचने दिया हमने। तो उन्होंने बड़े बेसिक से SRT के क्वेश्चन पूछे। SRT होता है एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो उन्होंने बड़े से बेसिक से SRT के क्वेश्चन पूछे, जबकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, मेटाकॉग्निटिव ऑर्डर के क्वेश्चन पूछते हैं। खैर, तो इसलिए इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले इंटरव्यूअर के पास में नॉलेज होनी चाहिए उसको प्लान करने की, उसे शेड्यूल करने की, और कैसे इंटरव्यूवी को नॉर्मलाइज करके उससे सही आंसर लेना है जो हमें चाहिए। भाई इंटरव्यू से आप एनालाइज क्या करोगे, डेटा एनालाइज करोगे ना, और अगर वो डेटा आया ही नहीं तो, और वो डेटा अगर आपके लेवल से ऊपर का हुआ तो, इन बोथ वेज इंटरव्यू इज यूजलेस, राइट। सो इंटरव्यू टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले सक्षम होना पड़ेगा, पहले आपको सक्षम होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कहां पे एंसिलरी क्वेश्चन आएगा, कहां पे मुझे एक्सप्लेनेशन मांगनी है, कहां पे हां और ना के आंसर से ही मेरा काम चल जाएगा, कहां से डेटा निकल सकता है, किस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जो क्वेश्चन लास्ट में होना चाहिए उसको मैंने शुरुआत में पूछ लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। ये सारी चीजें डायलॉग में नहीं होती, ये सारी चीजें डायलॉग में नहीं होती, क्योंकि डायलॉग क्या होता है, दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है, तो उसमें जो जो बताना चाहता है वो एक दूसरे के सामने रख सकता है। खैर, जब हम इंटरव्यूज को देखते हैं तो इंटरव्यूज के बारे में 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ लेनी चाहिए उसके शेड्यूल में। सबसे पहले हमें समझना है क्या, इंटरव्यू शेड्यूल। अ रिटन लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस।
prepared for use by an interviewer in a face-to-face discussion. This may be face-to-face by telephone or other electronic media. What is interview schedule? इंटरव्यू शेड्यूल मतलब इंटरव्यू की टाइमिंग नहीं. इंटरव्यू शेड्यूल मतलब कौन सा इंटरव्यू के बाद कौन सा इंटरव्यू होना है, ये नहीं. इंटरव्यू शेड्यूल मतलब ऑल टुगेदर वो सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, राइट. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इनमें से इंटरव्यू शेड्यूल से एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्रिएट हो सकता है, जिसमें कि द स्ट्रेंथ ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज नियर कंप्लीट कंटेंट एंड स्ट्रक्चरल फ्रीडम दे अलाउ. जब हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, बट नॉर्मल कन्वर्सेशन में क्या होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन डायरेक्शनल नहीं होती. तो नॉर्मल कन्वर्सेशन कैसी होती है, बिल्कुल अनडायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होती है. आप कुछ भी बोल रहे हो, वो कुछ भी बोल रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, ऐसी होती है. ठीक है, हालांकि मुझे इस तरीके के इंटरव्यूज पसंद है, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड. लेकिन अगर रिसर्च, आपकी रिसर्च किस तरीके का इंटरव्यू एक्सपेक्ट करती है, आपको वैसा इंटरव्यू बनाना है, तो उसके लिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आपने क्वेश्चंस पहले से सोच लिए हैं, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किसके बाद आएगा ये नहीं. इसीलिए इसे सेमी स्ट्रक्चर्ड भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड को क्या बोला जाता है वास्तविकता में, सेमी स्ट्रक्चर्ड. इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड हो ही नहीं सकता. दूसरा भी कारण है, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों ही पहले कम से कम ये तो दिमाग में रखेंगे, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा. अगर कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं ये बताऊंगा, राइट. सो बेसिकली अगर ये दिमाग में चल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो बन रहा है क्वेश्चन आंसर का, बट ये नहीं बन रहा कि किस क्वेश्चन के बाद क्या क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में क्या आंसर आएगा, ये नहीं हो रहा. ये पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं है. अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की, इन ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द रिसर्चर आस्क द सेम फ्रेजिंग एंड ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन दैट द इंटरव्यू शेड्यूल स्पेसिफाइज. इंटरव्यू शेड्यूल में जो क्वेश्चंस जैसे लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही पूछेगा. इंटरव्यू शेड्यूल, अगर मैं ये कहूं कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल मेरे दिमाग में है, तो आप क्या कहोगे, इंटरव्यू कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड है. अगर मैं कहूं कि ये जो पेपर पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है और बिल्कुल इनको इसी रूप में पूछ लेना है, तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर्ड. क्लियर है, बात समझ में आई. मान लीजिए एक रिपोर्टर है, उसको एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेना था, जिस दिन लेना था उसी दिन उसकी आवाज खराब हो गई. अब वो क्या करेगा, पेपर पे लिख करके दे देगा, किसी और को बिठाएगा, कहेगा जैसे बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही पूछ लेना. ठीक है ना, कहीं उल्टा सीधा नहीं करना है, राइट. क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया. यही होता है रिसर्च में भी, यही होता है रिसर्च में भी, कि जब रिसर्चर खुद से उन क्वेश्चंस को नहीं पूछ सकता तो वो क्या करता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बना देता है. जब उसे ये पता होता है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर मुझे 50-60 गांव का डेटा लेना हो तो मैं अकेला तो नहीं ले सकता. ले सकता हूं या नहीं ले सकता, ले सकता हूं. 50 गांव में चला जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, नहीं टाइम भी है मेरे पास. किसने कहा कि 1 साल में लेना है, 2-3 साल लग जाए. सब जगह जाने की क्या जरूरत है, एक गांव कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद दूसरे पे चले जाऊंगा. दोस्तों रियलिटी चेंज हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाएंगे, लोगों की एज चेंज हो जाएगी, और इस वेरिएबिलिटी का मेरे इंटरव्यूज पे फर्क पड़ेगा. एक व्यक्ति ने गर्मी में इंटरव्यू दिया और एक ने सर्दी में इंटरव्यू दिया, दोनों में फर्क पड़ेगा.
एक ने बरसात के मौसम में इंटरव्यू दिया, फर्क पड़ेगा। एक समय पे गांव में गेहूं की कटाई हो रही है, उस वक्त में अगर मैंने इंटरव्यू लिया, फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए मुझे सबका इंटरव्यू लगभग एक ही निश्चित समय में निपटा देना होगा। तो मुझे 50 गांव के लिए 50 लोगों की जरूरत है। पता नहीं कौन क्या पूछ ले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक इंटरव्यू शेड्यूल तैयार करना। इंटरव्यू शेड्यूल के बाद रिसर्चर कौन है फर्क नहीं पड़ता, उसने क्वेश्चन पूछा और बगल में रिकॉर्डर ऑन करके रख दिया, उसका रिकॉर्ड हो गया। अब आप कितने भी दिनों तक सुनते रहो उसको, एनालिसिस में आप टाइम लगा दो, लेकिन हो जाएगा। ठीक है ना? सो दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड इंटरव्यू शेड्यूल हमेशा आती है। सो अगर हम इस आधार पे देखें तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहला हो गया नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव को आप क्या कह सकते हैं? कॉन्वर्सेशन। जनरली लोग इसको पसंद नहीं करते, मैं पहले ही बता दूं, जनरली इसको पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, ये इंटरव्यू नहीं होता। आपने इससे क्वेश्चन पूछा तो ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ये कॉन्वर्सेशन है। इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें कि क्वेश्चन बस एक ही साइड से पूछा जाएगा, दूसरी साइड से ये क्वेश्चन वाली साइड है, ये आंसर वाली साइड है। आर यू गेटिंग इट? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्सेशन एंड इंटरव्यू। तो हम जब कहते हैं नॉन डायरेक्टिव, जब हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव, यानी मैं कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछूंगा मुझे नहीं पता। ठीक है ना? किस दिशा में जाएगा इंटरव्यू मुझे नहीं पता। हो सकता है कभी एक्सप्लेनेशन मान लूं, कोई सा क्वेश्चन कहीं पे पूछ लूं, कहीं पे कोई जरूरत हो जाए, पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ हो, दो क्वेश्चन को मिला करके एक तीसरा क्वेश्चन बन जाए। नॉन डायरेक्टिव, यानी नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कहां होंगे? नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कहां होंगे? क्वालिटेटिव स्टडी में होंगे। कहां होंगे? क्वालिटेटिव स्टडी में, जहां पे हमें क्वालिटेटिव डेटा चाहिए होगा। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू कहां होंगे? जहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ज्यादातर क्वेश्चन ओपन एंडेड होंगे। इनफॉर्मल इंटरव्यू, हाँ, सभी में इंफॉर्मेशन साथ में वो ऑब्जर्वेशन चलती है, केवल स्ट्रक्चर्ड में ऑब्जर्वेशन नहीं होती। ऑब्जर्वेशन का बहुत कम रोल होता है, कभी विशेष स्थितियों में होता है। जैसे कि कोई स्पेशल एजुकेशन के केस में अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले रहा है और वो क्वेश्चन बिल्कुल सोच समझ करके पूछ रहा है, लेकिन वो फिर भी ये ऑब्जर्व कर रहा है कि वो उसकी स्पीड क्या है, उसके हाथ मूव तो नहीं कर रहे बोलते समय, वो सारी ऑब्जर्वेशन उसका हिस्सा है। इनफॉर्मल इंटरव्यू, व्हाट इज इनफॉर्मल इंटरव्यू? व्हाट इज इनफॉर्मल इंटरव्यू? आपने टाइम जगह निर्धारित नहीं की, किस समय पे लूंगा, कितनी देर के लिए लूंगा, ये हो गया टाइम, और किस जगह पे लूंगा, ये हो गया प्लेस। ये दोनों आपने निर्धारित नहीं किया, इंटरव्यू क्या हो गया? इनफॉर्मल। ठीक है? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अभी बताया मैंने आपको, स्ट्रक्चर्ड बट ओपन एंडेड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड, भाई जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है वो तो ओपन ही होगा। स्ट्रक्चर्ड बट ओपन एंडेड, क्वेश्चन तो मैंने निर्धारित कर दिए, यानी कि ये वाला कौन सा है? ये इंटरव्यू शेड्यूल के साथ में है। भाई इसमें इंटरव्यू शेड्यूल भी है ना, कि ओपन एंडेड है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है। इस क्वेश्चन के बाद ये, इस क्वेश्चन के बाद ये, इस क्वेश्चन के बाद ये। एक दूसरा हो सकता है स्ट्रक्चर्ड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वो क्या होगा? जिसमें हम क्वेश्चनर एक पेपर पे लिख देते हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं आपको आंसर देना है हां या ना में, या फिर मैं 4 चीजें बता रहा हूं आपको, अपना इनमें से ही 4 में से आंसर देना है। ठीक है, दैट इज वैलिड। अगर आपने नहीं दिया तो वो होता है फुली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या होता है वो? क्योंकि उसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और इंटरव्यू शेड्यूल भी है। क्लिनिकल मेथड, व्हाट इज क्लिनिकल मेथड? व्हाट इज क्लिनिकल मेथड?
क्लिनिकल मेथड ये होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कैसे होते हैं? बिल्कुल डायरेक्टिव होते हैं, किसी भी चीज से संबंधित, जिस पर्टिकुलर चीज से संबंधित हमें डायग्नोस करना है, जिस पर्टिकुलर चीज की हमें पता लगाना है, सारे प्रश्न उसी से संबंधित पूछे जाते हैं। गैर संबंधित प्रश्न यहां पे नहीं होते। दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल इंटरव्यू। जैसे अंकित ने अभी क्वेश्चन पूछा, अब एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी होगी, तो उस दौरान जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और वो तार सारे जुड़े होते हैं, आपके दिमाग में क्या क्रिया हो रही है, किस चीज का नाम या किस चीज का क्वेश्चन सुन करके कौन सी क्रिया हो रही है, वो पहले ही निर्धारित होता है। ठीक, अगर एक न्यूरोसर्जन मेरे से क्वेश्चन पूछता है, एक न्यूरोसर्जन मेरे से इंटरव्यू करता है कि मेरे पांव में चोट लगी हुई है, तो अब उसे सर्जरी से पहले मुझसे क्वेश्चन पूछने, तो वो अपनी एक हथौड़ी लेकर के आता है। उसकी हथौड़ी इतनी बड़ी होती है, लोहे की होती है, और आगे प्लास्टिक का या उसका एक वो हैमर बना हुआ होता है, और वो ऐसे ही ठोक ठोक के बजा बजा के दिखाता है। तो मेरे घुटने पे मारेगा, ठक ठक ठक, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, 1 से 10 में बताओ कितना हो रहा है, ठक ठक, दर्द हो रहा है, ठक ठक, दर्द हो रहा है। क्वेश्चन उसके बड़े निर्धारित हैं, मेरी बॉडी के किस पार्ट से पूछने वो भी उसको निर्धारित है। ठीक है ना? सो ये क्या हुआ? एक क्लिनिकल इंटरव्यू हुआ। अगर एक स्टूडेंट है और उसका प्रोग्नोसिस कहता है कि ये मे बी एक ASD केस हो सकता है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का केस हो सकता है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का केस हो सकता है, तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए वो कैसे होंगे? बिल्कुल डायरेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यानी ये मोर और लेस स्टैंडर्डाइज्ड होता है। क्या होता है? मोर और लेस स्टैंडर्डाइज होता है। उसी रूप में दुनिया में सबको पढ़ाया जाता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने और इनके आंसर्स लेने। क्लैरिटी है? समझ में आया?